चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखेंगे ईडब्ल्यूएस कोटा से रिलेटेड। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ईडब्ल्यूएस कोटा मतलब जनरल कैटेगरी के ऐसे व्यक्ति जिनकी जो इनकम है, जिनके जो सालाना आय है वो 8 लाख रुपए है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को ईडब्ल्यूएस कोटा के अंतर्गत 10% का रिजर्वेशन सरकार की तरफ से दिया जाता। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। द 10% ईडब्ल्यूएस कोटा वाज इंट्रोड्यूस अंडर द 103वें नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 बाय अमेंडिंग आर्टिकल 15 एंड 16। 10% का जनरल कैटेगरी के लिए जो रिजर्वेशन दिया जाता है उसको इंट्रोड्यूस करा गया था 103वें नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के माध्यम से, और इसमें अमेंड हुआ आर्टिकल 15 और 16। इट इंसर्टेड आर्टिकल 15(6) एंड आर्टिकल 16(6). इट इज़ फॉर इकोनॉमिक रिजर्वेशन इन जॉब एंड एडमिशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। मतलब कि जॉब में, और यदि आप किसी संस्था में प्रवेश ले रहे हो तो वहाँ पर भी आप जनरल कैटेगरी के बच्चों को रिजर्वेशन मिल जाएगा। इट वॉज इनेक्टेड टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पुअर नॉट कवर्ड बाय द 50% रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर SC, ST एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। मतलब कि SC, ST और OBC। It enables both center and the state to provide reservation to EWS of society। मतलब केंद्र सरकार भी देगी और राज्य सरकार भी देगी। अब ये जो रिजर्वेशन दिया गया था इसके कुछ कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ कुछ नुकसान भी हैं। अब फ़ायदे ऐसे हैं कि जनरली जनरल कैटेगरी वाले ये कह के लड़ाई झगड़े करते रहते हैं कि आप तो रिजर्वेशन के माध्यम से यहाँ तक पहुँचे हो, रिजर्वेशन नहीं रहता तो आप यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। या फिर कहते हैं कि सबको रिजर्वेशन है, हमको रिजर्वेशन क्यों नहीं है। ठीक है, तो एक प्रकार से इक्वालिटी आ गई है। और दूसरी बात, हो सकता है जनरल कैटेगरी के लोग, सभी लोग तो अमीर नहीं हो सकते, उसमें भी कुछ गरीब रहते हैं, तो उन लोगों को इस स्कीम का फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। अनअवेलेबिलिटी ऑफ डाटा। The statement of object and region in the EWS bill clearly mentioned that the economically weaker section of citizens have largely remained excluded from attending the higher educational institution and public employment on account of their financial incapacity। मतलब कि कुछ गरीब गरीब व्यक्ति, जनरल कैटेगरी वाले भी जो है ना, जॉब में और हायर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने से छूट जाते हैं। और बताया जा रहा है कि देखो, रिजर्वेशन देने के बाद भी ये जो गैप है ना, अमीरी और गरीबी वाला, जनरल कैटेगरी के अंतर भी वो फिल नहीं हो पाएगा इस रिजर्वेशन से। दिस इज ए बेस्ट ए वाइल्ड गेस और ए supposition because the government has not produced any data to back this point। ठीक है, और सरकार के पास ज़्यादा कोई डाटा नहीं है। आगे बताया जा रहा है इंदिरा साहनी केस 1992 के बारे में। ठीक है, 9 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कैप लगा दी थी 50% आरक्षण। ठीक है, 100 सीटें निकली हैं ना, तो उसमें से 50 सीटें बस रिजर्व हो सकती हैं SC, ST, OBC और जनरल कैटेगरी के लिए। लेकिन EWS कोटा ने ब्रीच कर दिया है, इस लिमिट को तोड़ दिया है विथआउट इवन पुटिंग दिस इशू इनटू कंसिडरेशन। आगे बताया जाता है ये जो सरकार ने डिसीजन लिया है ना, वो आर्बिट्री क्राइटेरिया है। ठीक है, आर्बिट्री का मतलब होता है मनमाना, अपने हिसाब से, अपने मनमाने, बिना कोई फैक्ट या डाटा के ही सरकार ने ये कदम उठा लिया है। द क्राइटेरिया यूज बाय गवर्नमेंट टू डिसाइड द एलिजिबिलिटी फॉर दिस रिजर्वेशन इज वेग एंड इज नॉट बेस्ड ऑन एनी डाटा स्टडी। ठीक है, और दूसरी बात ये है, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी क्वेश्चन करा है
कोई स्टेट की जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी कम है, किसी स्टेट की ज़्यादा है, इसका मतलब किसी किसी स्टेट में गरीबी कम है, किसी किसी में गरीबी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से रिजर्वेशन देना चाहिए था। इस सारे स्टेट को आपने एक सा ही मान लिया है। Statistics show that per capita income in state differs widely. Goa is the state having highest per capita income of almost 4 lakh, whereas Bihar is at the bottom with 40,000। अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं न्यूज़ में क्या बात बताई गई है। देखिए, 8 लाख की जो इनकम है ना, वो रीजनेबल कैप है फॉर ईडब्ल्यूएस कोटा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कहा। द क्राइटेरियन इज मोर स्ट्रिक्ट देन वन फॉर ओबीसी क्रीमी लेयर, द गवर्नमेंट सेज। यदि ओबीसी की क्रीमी लेयर से यदि हम देखेंगे ना, तो उससे भी ज़्यादा कठोर ये मापदंड हम अपनाए हैं जनरल कैटेगरी के लिए, सरकार ने ऐसा कहा है। पैनल्स प्रिस्क्रिप्शन यदि हम देखें तो क्या बताया गया है, ये रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी क्या क्या रही है। कमेटी का कहना, द करेंट ग्रॉस एनुअल फैमिली इनकम लिमिट 8 लाख या फिर लेस फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में बी रिटेन। ये जो है, जो क्राइटेरिया है, ये बना रहेगा। दूसरी बात ये है, ईडब्ल्यूएस में एक्सक्लूड irrespective of income a person whose family has 5 एकड़ of agricultural land and above। किसको हम छोड़ देंगे? 5 एकड़। EWS में exclude irrespective of income a person whose family has 5 एकड़ of agricultural land and above। 5 एकड़ जिसकी ज़मीन है और उससे ज़्यादा है, उनको इसका फ़ायदा नहीं मिलने वालेगा। इसके अलावा द रेसिडेंशियल एसेट क्राइटेरिया में ऑल टुगेदर बी रिमूव। ये वाला क्राइटेरिया भी यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, रेसिडेंशियल एसेट। दूसरी बात ये है, सडन एडॉप्शन ऑफ ए न्यू। यदि सरकार अभी क्या काम कर दे, एकदम अचानक से नया कोई क्राइटेरिया निर्धारित कर दे, इन द कमिटी रिपोर्ट वुड डिले एंड हैव ए कास्केडिंग इफेक्ट इन एडमिशन एग्जाम etc। एग्जिस्टिंग सिस्टम फॉलोड फ्रॉम 2019 में भी कंटिन्यू दिस ईयर एज वेल। एकदम से नया कोई रूल लाने से ना बच्चों के एडमिशन में और जॉब में प्रभाव पड़ेगा, तो अभी 2019 से ये जारी है, तो इस साल भी जारी रहेगा, ऐसा सरकार की तरफ से कहा गया है। एक बात यहाँ पर और कही गई है, फर्स्टली ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया रिलेट टू द फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, इसका मतलब ये है, देखो ओबीसी की कैटेगरी में क्या काम किया जाता है, जो क्रीमी लेयर इन ओबीसी है कैटेगरी इज एप्लीकेबल टू ग्रॉस एनुअल इनकम फॉर 3 कंसेक्यूटिव डेज ईयर्स। पिछले 3 साल का देखा जाता है क्या रिकॉर्ड कि इनकम कितनी रही, लेकिन इसमें पिछले 1 साल का रिकॉर्ड देखा जाता है ईडब्ल्यूएस कोटा में, जब जाके रिजर्वेशन दिया जाता है। सेकंड बात ये है, इन केस ऑफ ओबीसी क्रीमी लेयर इनकम फ्रॉम सैलरी, एग्रीकल्चर एंड ट्रेडिशनल आर्टिसनल प्रोफेशंस आर एक्सक्लूडेड। मतलब ओबीसी कैटेगरी की क्रीमी लेयर में ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। इनकम फ्रॉम सैलरीज, एग्रीकल्चर, ट्रेडिशनल आर्टिसनल प्रोफेशन एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंसिडरेशन वेयर द 8 लाख क्राइटेरिया फॉर ईडब्ल्यूएस इंक्लूड ऑल सोर्सेस। उसमें इंक्लूडिंग है, खेती भी शामिल है। इसके बाद वाली न्यूज़ एक एप्लीकेशन को लेकर के है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ में बहुत भद्दी भद्दी टिप्पणी की जा रही थी। ठीक है, एक पत्रकार हैं, मुस्लिम पत्रकार, जिनकी फ़ोटो इस ऐप पर उन्होंने देखा और उस पर उन्होंने जो कमेंट किए जा रहे थे, तब उन्होंने इसकी रिपोर्ट पुलिस थाने में कराई थी। ठीक है, तो इस ऐप में क्या काम किया जाता है, मुस्लिम महिलाओं की फ़ोटो अपलोड कर दी जाती है और उनके ऊपर भद्दी भद्दी टिप्पणियाँ या फिर बहुत सारी ऐसी गलत बातें कही जाती। ऐप का नाम है बुल्ली बाई, विच हैज़ नाउ बीन रिमूव्ड, वाज होस्टेड ऑन गिटहब। ठीक है, इसको होस्ट किया गया था कहाँ पर, गिटहब में। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं जनगणना से रिलेटेड।
प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद से हमें ये जानकारी मिलती है कि 800 से लेके 600 ईसा पूर्व के दौरान कुछ नियम कानून बनाए गए थे, इसके द्वारा जनगणना को बनाए रखा गया था। इसके बाद मुगल बादशाह अकबर का ज़माना आता है। इसके शासनकाल में प्रशासनिक रिपोर्ट मिलती है हमको आईने अकबरी में। जनसंख्या, उद्योग, धन और कई ऐसी विशेष बातें थी जिनसे संबंधित व्यापक आंकड़े इसमें शामिल थे। अब हम बात करें भारत में पहली जनगणना की, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के टाइम में 1872 में की गई। हालांकि देश की पहली जनगणना प्रक्रिया को गैर समकालिक, मतलब देश के अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइम पर पूर्ण रूप से करा गया था। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के नव स्थापित कार्यालय ने 1881 में भारत में पहली बार जनगणना पूरी करी थी। 130 से अधिक वर्षों के इतिहास के साथ ये एक विश्वसनीय अभ्यास साबित हुआ है जो हर 10 साल में आयोजित किया जाता है। जनगणना अधिनियम को 1948 में हमने लागू करे थे और इस अधिनियम के माध्यम से जनगणना के लिए एक स्थायी योजना की रूपरेखा के साथ में जनगणना अधिकारियों के क्या उत्तरदायित्व रहेंगे, जनगणना जो करवाते हैं उनके ऑफिसर के क्या कामकाज रहेंगे, उनको बताया गया है। दूसरी बात, जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत जनगणना में जो इकट्ठा किया गया पर्सनल डाटा है को अधिनियम में निहित प्रावधान के हिसाब से सार्वजनिक नहीं करा जाएगा, मतलब उसका मिसयूज नहीं किया जाएगा। पर्सनल डेटा का यूज़ राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी सहित किसी अन्य डेटाबेस को तैयार करने के लिए नहीं किया जाएगा। विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर केवल समेकित जनगणना के लिए ही आंकड़े जारी किए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जनगणना सरकार इसलिए करती है कि पता चल सके कि सरकार जो स्कीम का लाभ दे रही है तो लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। आने वाले टाइम में यदि सरकार को कोई स्कीम चलानी है तो कितना पैसा सरकार को एलोकेट करना पड़ेगा। पहले 100 थी जनगणना, 100 थी जनसंख्या, अब ये 100 से बढ़कर के यदि 110 हो जाती है तो सरकार को अब 110 के हिसाब से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और ये भी पता चल जाएगा कि एससी को कितना लाभ हुआ, एसटी को कितना लाभ हुआ, और बहुत सारी बातें यहाँ से निकल कर सामने आ जाती हैं। एक चीज़ और हमें देखना है एनपीआर के बारे में। एनपीआर काफ़ी न्यूज़ में रहा था। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसको शॉर्टकट में एनपीआर कहा जाता है, देश में रहने वाले लोगों का एक रजिस्टर है। मान के चलिए हमारे देश में 100 लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो ये रजिस्टर में 100 लोगों के नाम ही रहेंगे, ठीक है, 100 लोगों के नाम ही रहेंगे। यदि इसमें 101 लोग शामिल हैं तो इसका मतलब इंडिया में 101 लोग रह रहे हैं। बाकी इससे ज़्यादा जो लोग की काउंटिंग होगी वो बाहर ही माना जाएगा। इसे लोकल, मतलब कि गांव, छोटे शहर, उपजिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय लेवल पर तैयार किया जाता। इस कवायद को नागरिकता कानून 1955 और सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन एंड इश्यू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल 2003 के अंतर्गत अंजाम दिया जाता है। न्यूज़ देखें हम तो बताया जा रहा है सेंसस फर्स्ट फेज एनपीआर डाटा कलेक्शन डिफर टिल सितंबर। बताया जा रहा है सेंसस का जो फर्स्ट फेज है और इसमें एनपीआर डाटा कलेक्शन को रोक दिया गया है अभी सितंबर के महीने तक। द एक्सरसाइज वाज शेड्यूल्ड टू बिगन अप्रैल 2020। बताया जा रहा है कि जो जनगणना थी ना वो अप्रैल 2020 में शेड्यूल किया गया था इसको। The first phase of census and collection of detail to update the NPR have been postponed at least till सितंबर। जो पहला फेज रहता है किसका, सेंसस का एंड कलेक्शन ऑफ डिटेल टू अपडेट द एनपीआर, इसको अभी पोस्टपोन कर दिया गया है टिल सितंबर। द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हैड in December informed the states that the freezing of boundaries of district, sub-district, तहसील, तालुका and police station had been postponed till June 2022, a senior official had said on Sunday। बताया जा रहा है, देखो सबसे पहले बाउंड्री को फ्रीज किया जाता है। फ्रीजिंग ऑफ बाउंड्री लिमिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एट लीस्ट 3 मंथ प्रायर, 3 महीना पहले ही आपको अपने स्टेट की और किस किस की
तहसील की, डिस्ट्रिक्ट की, तालुका की, ठीक है। एंड पुलिस स्टेशन हैड बीन पोस्टपोन्डेड जून 2022। पोस्टपोन करने की बात यहाँ पर करी जा रही है, लेकिन यह फर्स्ट फेज बताया जाता है कि सबसे पहले बाउंड्री को फ्रीज किया जाता है, उसकी लिमिट बना दी जाती है यदि अपन को कंसेंसस को चालू करना है तो। इवन इफ द RGI इशूज एन ऑर्डर इन जून टू फ्रीज द बाउंड्रीज अगेन, द एक्सरसाइज कैन टेक प्लेस ओनली इन सितंबर। फ्रीज करने का क्या मतलब हो गया है? देयर वाज ए बैन ऑन द स्टेट टू क्रिएट न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फ्रॉम 1 जनवरी 2020 से लेकर के मार्च 31 2021। इस दौरान आप कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं बना सकते हैं क्योंकि जनगणना हम करने वाले हैं, ठीक है। द RGI informed that states in July 2020 after the outbreak of pandemic, the field work of the first phase of census 2021 and other related activity had been postponed until further order। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं लिग्नाइट से रिलेटेड। लिग्नाइट कोला जिसको कहा जाता है, लिग्नाइट ऑफन रिफर टू एज ब्राउन कोल। नॉर्मली इसको हम ब्राउन कोयले के नाम से जानते हैं। एक प्रकार से सॉफ्ट ब्राउन कंबसेबल सेडिमेंट्री रॉक होता है, फॉर्म फ्रॉम नेचुरली कंप्रेस्ड पीट के माध्यम से, ठीक है। ये इसका निर्माण कैसे होता है इसके बारे में यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है। यहाँ पर पीट आया है जिसको हम देख लेते हैं। पीट आल्सो नोन एज टर्फ is an accumulation of partially decayed vegetation or organic matter. It is unique to natural areas called peatland, bogs, mires, moors और muskeg। पीट कोयला के नाम से इसको जाना जाता है। तो इट हैज़ कार्बन कंटेंट अराउंड 25 से लेके 35% एंड इज कंसिडर्ड द लोएस्ट रैंक ऑफ कोल ड्यू टू इट्स रिलेटिविटी लो हीट कंटेंट। ज़्यादा इसमें हीट कंटेंट नहीं रहता, इसलिए इसको कैसा माना जाता है? लोएस्ट रैंक की कैटेगरी वाला कोयला माना जाता है। कार्बन कंटेंट बता दिया गया है यहाँ पर। अब चलते हैं न्यूज़ की तरफ। तो बताया जा रहा राजस्थान टू माइन लिग्नाइट फॉर इन्हेंस्ड पावर जनरेशन। राजस्थान की सरकार चाहती है कि हम ज़्यादा पावर को जनरेट करें, इसलिए अब वो क्या करेगा? लिग्नाइट कोयले की माइनिंग चालू कर देगा। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फॉर कोल माइनिंग ऑब्टेंड, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है ना, वो ऑब्टेंड हो चुकी है, प्राप्त हो चुकी है। The Congress government in Rajasthan is preparing an ambitious roadmap in the new year for mining of lignite in Bikaner district's Gudha West, ठीक है, and the installation of new lignite-based thermal power plant in its vicinity। यहाँ पर vicinity बताया गया है, मतलब आसपास का जो एरिया है ना। The joint action plan is expected to significantly enhance the state's power generation capacity। आगे बताया जा रहा है कि सरकार का ये जो कदम है ना, उससे क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। सरकार का कहना है कंबाइंड वर्क ऑफ माइनिंग एंड पावर जनरेशन वुड इंक्रीज द स्टेट्स पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी। इसके अलावा रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योर द यूटिलाइजेशन ऑफ लिग्नाइट विद इन द स्टेट। लिग्नाइट का भी हम सही जगह यूज़ कर पाएंगे। द रोड मैप विल बी सबमिटेड टू द गवर्नमेंट आफ्टर एन एनालिसिस ऑल पॉसिबल ऑप्शन। कोल क्राइसिस के बारे में बताया जाता था। सेंट्रल गवर्नमेंट हैड अर्लियर अलॉटेड 1898 हेक्टेयर एरिया फॉर कोल ब्लॉक इन पारसा ईस्ट एंड कैंट बेसिन ऑफ फैसिलिटेड द सप्लाई ऑफ कोल to the thermal power station in Rajasthan. The state was getting coal from the region since 2013 after the approval of 762 hectare, but the crisis situation arose recently। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं ODF के बारे में, ओपन डिफेक्शन फ्री प्लस लिस्ट। तेलंगाना ने इसमें टॉप करा है। ओपन डिफेक्शन फ्री मतलब खुले स्थान पर जो टॉयलेट करने के लिए लोग जाते हैं ना, उसको कहा जाता है ओपन डिफेक्शन। और नहीं जाते हैं तो ODF फ्री वाला एरिया हो जाएगा वो। 13,737 ऑफ 14,200 विलेजेस इन स्टेट फीचर ऑन सेंट्रल लिस्ट, ठीक है।
बताया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिस्ट है इसमें देखा जाए तो कितने शामिल थे, 14,200। ठीक है, टोटल 14,200 में से 13,737 विलेजेस शामिल हैं सेंट्रल की जो लिस्ट है उसमें। Once again, Telangana stood first in the country in the list of highest number of open defecation free ODF plus villages under the Swachh Bharat Mission Gramin phase second प्रोग्राम टिल दिसंबर 31, 2021 तक का ये आंकड़ा यहाँ पर बताया गया है। एज मैनी एज 13,737 आउट ऑफ द 14,200 विलेजेस इन स्टेट्स आर इन द ODM प्लस लिस्ट। ठीक है, टोटल 14,200 में से 13,737 तेलंगाना के गांव ऐसे हैं जो ODF प्लस लिस्ट में शामिल हैं। ठीक है, विच इज़ 96.74%। तमिलनाडु फॉलोड विथ 4,432 विलेजेस 35.39% एंड कर्नाटका विथ 1,511 विलेजेस 5.59%। गुजरात टुक द 17वें नंबर की पोजीशन विथ ओनली 83 विलेजेस शामिल है, मतलब इसमें 0.4% दिखाया गया है। तेलंगाना गवर्नमेंट हैज़ इनेक्टेड ए न्यू तेलंगाना पंचायत राज एक्ट टू इंश्योर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस। तो तेलंगाना ने कैसे ये काम कर लिया है, उसने क्या काम करा है, तेलंगाना पंचायती राज एक्ट को इनेक्ट करा है ताकि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके विलेज का। ए सेक्रेटरी हैज़ बीन पोस्टेड ऑन इन एवरी पंचायत फॉर स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम, क्लोज मॉनिटरिंग हो सके, डिजिटल रिपोर्टिंग हो सके और इंश्योर हो सके क्या चीज़, प्रिविलांस ऑफ गुड गवर्नेंस इन विलेजेस। तो हमारे गांव में हर स्कीम कैसे अच्छे तरीके से पहुंच सकती है, इसलिए वहां पर सेक्रेटरी की पोस्टिंग करी गई है हर पंचायत में, स्मूथली एग्जीक्यूशन हो सके वेलफेयर प्रोग्राम। ठीक है, मॉनिटरिंग अच्छे से हो सके, डिजिटल रिपोर्टिंग हो सके। द गवर्नमेंट हैज़ स्ट्रेस्ड ऑन गार्बेज कलेक्शन एंड साइंटिफिक डिस्पोजल। सबसे मेन बात होता है कूड़े कचरे का डिस्पोजल, उसे वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है वहाँ पर। गार्बेज बिन हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल हाउस होल्ड, हर घर में आपको कचरा इकट्ठा करने वाला बिन मिल जाएगा, गार्बेज बिन मिल जाएगा। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेल प्रगति प्रोग्राम for holistic development of villages is being uploaded on SBM G2.0 mobile app, which get reported at the national level dashboard. Telangana state has, as per the SBM Gramin phase second dashboard, become number in India by declaring the highest number of ODF villages. इसके बाद वाली जो न्यूज़ है हम केरला से देखने वाले हैं। 2 प्लांट स्पीसीज डिस्कवर्ड इन केरला। केरल में 2 प्लांट की नई स्पीसीज की खोज की गई, उसको लेकर के ये न्यूज़ आई है। दे वर फाउंड इन वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ तिरुवनंतपुरम एंड वायनाड। ये कहाँ पर मिली हैं, ये वेस्टर्न घाट के रीजन में तिरुवनंतपुरम और वायनाड में मिली हैं। रिसर्चर फ्रॉम SNM कॉलेज मालिनकारा, द MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन एंड Payanur College have reported 2 new plant species from the biodiversity rich Western Ghat region in Thiruvananthapuram and Wayanad district of Kerala। कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, जगह कौन सी है, ये सब बातें यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में लिखी है। बताया जा रहा है दे हैव बीन क्रिस्टन्ड फिम्बेस्ली सुनीली एंड नीनोटिस प्रिभुई एंड finding by research team have been detailed in the plant taxonomy journal Phytotaxa। एक वर्ड आया है क्रिसेंट, मतलब कि नाम देना। ठीक है, तो ये नाम इसके रखे गए हैं, काफ़ी दिक्कत जा रही थी मुझे तो इनका नाम बोलने में। तो कलेक्टेड फ्रॉम द ग्रासलैंड ऑफ पोनीमुदी हिल्स तिरुवनंतपुरम फिम्ब्रिस्टिलिस Sunili has been named after plant taxonomist C.N. Sunil, retired professor and research guide of botany SNM College। इसका नाम कैसे रखा गया है उसके बारे में यहाँ पर बात बताई जाती है। ठीक है, कलेक्टेड फ्रॉम द ग्रासलैंड ऑफ
पोनमुडी हिल्स तिरुवनंतपुरम। कहाँ कहाँ से ये मिला था? पोनमुडी हिल्स तिरुवनंतपुरम, ये उसका नाम रखा गया है प्लांट का। फर्मिस्टिलिस फिम्ब्रिस्टिलिस सुनीली, इसका नाम रखा गया है, टैक्सोनोमिस्ट हैं एक सुनील CN सुलिन, एंड रिटायर्ड प्रोफेसर एंड रिसर्च गाइड बॉटनी SNM कॉलेज। ये सब लोग खोज करे हैं, इन्हीं के हिसाब से इसका नाम रखा गया है। डाटा डेफिशिएंट मतलब डेटा की कमी। ए पेरिनियल प्लांट ऑफ द साइपरकिस फैमिली, इट स्टैंड 20 से 59 सेंटीमीटर टाल एंड वाज कलेक्टेड फ्रॉम एन एलिवेशन ऑफ 1100 मीटर। बताया जा रहा है पेरिनियल प्लांट, जिसको 12मासी पौधा कहा जाता है, ठीक है। पेरिनियल प्लांट और सिंपली पेरिनियल इज ए प्लांट दैट लाइव्स मोर देन 2 ईयर, 2 साल से ज़्यादा इनका जीवन रहता है। द टर्म इज ऑफन यूज टू डिफरेंशियल ए प्लांट फ्रॉम शॉर्टर लाइव्ड एनुअल्स एंड बाईएनुअल्स। The term is also widely used to distinguish plant with little or no woody growth from trees and shrub, which are also technically perennials. और ऊंचाई है 20 से 59 सेंटीमीटर, ठीक है। और कितनी ऊंचाई पर ये हमें मिला है? 1100 मीटर की हाइट पर ये पाया गया है। और ये जो सुनीली है हैज़ बीन प्रोविजनली एसेस्ड एज डाटा डेफिशिएंट अंडर IUCN रेड लिस्ट में कैटेगरी में माना जाता है इसको, अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स MG सुनील कुमार। नियोनोटिस प्रभुई, अब ये सेकंड प्लांट है, इज ए प्रोस्ट्रेट पेरिनियल हर्ब। प्रोस्ट्रेट मतलब होता है, इसमें तो दिखाया नहीं, अच्छे से देख लेते हैं हम इसका। ये एक प्रकार का जो पौधा रहता है ना, ये प्रोस्ट्रेट सब जो रहता है वुडी प्लांट माना जाता। मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस ऑफ विच इज लाई अपॉन या फिर जस्ट अबव द ग्राउंड, इसकी जो ब्रांचेस रहती हैं जस्ट ग्राउंड से अबव में पाई जाती हैं। तो नीनोटिस प्रभुई इज ए प्रोस्ट्रेट पेरिनियल हर्ब नेम्ड आफ्टर KM प्रभु कुमार, सीनियर साइंटिस्ट हैं CSIR NBRI लखनऊ के। इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिज रिसर्च ऑन फ्लावरिंग प्लांट ऑफ द वेस्टर्न घाट, डिस्कवर्ड इन द चेम्बरा पीक ग्रासलैंड ऑफ वायनाड, इट हेल्स फ्रॉम फैमिली ऑफ रूबिया की एंड ग्रोज ऑन हाई एल्टीट्यूड ग्रासलैंड। ये कौन सी फैमिली से आता है? और हाई एल्टीट्यूड ग्रासलैंड के में ये उगता है। अब ये जो रहता है ना 70 सेंटीमीटर इसकी लंबाई बताई जा रही है, एंड इज मैनी फ्लावर्ड विद द पीटल पेल पिंक इन कलर, कलर इसका बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द ऑथर CN सुनील। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं, ड्राफ्ट नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी पुशेस फॉर सेफ्टी स्टैंडर्ड, ठीक है। ये किस पर जोर देती है? सेफ्टी के स्टैंडर्ड पर। इट विल कवर एक्टिविटी लाइक एरोबेटिक्स, बैलूनिंग और पैराग्लाइडिंग एंड माइक्रो लाइटिंग, इतने सारे एक्टिविटी इसमें शामिल होती हैं। तो इसमें कौन से सेफ्टी के स्टैंडर्ड रहेंगे इसके बारे पर ये पुश करती है। द गवर्नमेंट ऑन संडे रिलीज ए ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी, सरकार ने संडे के दिन में रिलीज़ किया है ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी फॉर एयर स्पोर्ट्स, एयर से रिलेटेड जो स्पोर्ट्स होते हैं उनमें, इन द कंट्री दैट विल रिक्वायर एंटाइटी प्रोवाइडिंग दीज सर्विस एंड देयर इक्विपमेंट टू बी रजिस्टर्ड एज वेल एज बी लायबल फॉर पेनाल्टीज, ठीक है। तो जो भी गेम प्रोवाइडिंग करने वाली कंपनी है, एंटाइटी है, संस्था है, यदि वो सेफ्टी प्रोटोकॉल का उल्लंघन करती है तो लायबल रहेगी पेनाल्टी के लिए। द पॉलिसी पर्पस ए 2 टायर गवर्नेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, 2 टायर वाला गवर्नेंस का स्ट्रक्चर सरकार बनाना चाहती है फॉर एयर स्पोर्ट इन द कंट्री,
विच विल इंक्लूड एन अपेक्स गवर्निंग बॉडी, एक सबसे बड़ी अपेक्स गवर्निंग बॉडी रहेगी जिसका नाम रहेगा एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, शॉर्टकट में ASFI, एंड एसोसिएशन फॉर ईच एयर स्पोर्ट। इसके अलावा एक एसोसिएशंस रहेंगे फॉर ईच एयर स्पोर्ट के लिए। इट विल कवर एक्टिविटी लाइक एरोबेटिक, एरो मॉडलिंग, ठीक है। इसके अलावा एमेट्योर बिल्ड एंड एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट, बैलूनिंग, ड्रोन्स, ग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, माइक्रोलाइटनिंग, पैरामोटरिंग, स्काई डाइविंग एंड विंटेज एयरक्राफ्ट। बताया जा रहा है जो ASFI है ये ऑटोनोमस बॉडी रहेगी, अंडर द किसके काम करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के, एंड विल रिप्रेजेंट इंडिया एट लुसाने हेडक्वार्टर्ड फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल FAI, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेगी, एंड अदर ग्लोबल प्लेटफॉर्म रिलेटेड टू एयर स्पोर्ट। It will provide governance over various aspects of air sport, including regulation, certification, competition, award and penalty। ये काम इसको सौंपे गए हैं। Each air sport association will lay down its safety standard for equipment, infrastructure, personnel and training, and specify and disciplinary action to be taken in case of non-compliance। जहाँ कहीं भी सेफ्टी स्टैंडर्ड इक्विपमेंट से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, व्यक्तिगत ट्रेनिंग से रिलेटेड और स्पेसिफाइड डिसिप्लिनरी एक्शन से लिए जाएंगे यदि कहीं पर भी नॉन कंप्लायंस देखने को मिलता है। इनएबिलिटी टू डू सो में लीड टू पेनल एक्शन बाय ASFI। रजिस्ट्रेशन भी जरूरी बताया जा रहा है, ठीक है। ऑल पर्सन एंड एंटिटी प्रोवाइडिंग एयर स्पोर्ट सर्विस विल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर एज मेंबर ऑफ रिस्पेक्टिव एयर स्पोर्ट एसोसिएशन। हर अलग अलग स्पोर्ट के लिए अलग अलग एसोसिएशन बनाया गया है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है क्योंकि आप खेल प्रोवाइड कर रहे हो। की इक्विपमेंट यूज़ विल आल्सो हैव टू बी रजिस्टर, जो की इक्विपमेंट है ना उनका रजिस्ट्रेशन भी करवाना ज़रूरी है। आगे बताया जा रहा है इसमें ये भी प्रपोजल दिया गया है कि जो पॉपुलर एयर स्पोर्ट अट्रैक्शंस हैं इन द कंट्री, जैसे कि बीर बिलिंग हिमाचल प्रदेश में किया जाता है, गैंगटोक इन सिक्किम, हैदराबाद इन महाराष्ट्र और वेगामोन इन केरला, कैन बी डिक्लेयर्ड एज कंट्रोल जोन, इनको भी कंट्रोल जोन के रूप में घोषित किया जा सकता है फॉर एयर स्पोर्ट इन ऑर्डर टू इंश्योर देयर सेफ्टी, ठीक है। स्कूल और कॉलेज विल बी इनकरेज टू इंक्लूड एयर स्पोर्ट इन देयर करिकुलम and their student will have the opportunity to participate in the FAI's international competition। स्कूल और कॉलेज में भी सरकार चाहती है कि ये एयर स्पोर्ट शामिल किए जाएं, ठीक है, और ताकि ये आगे जाके FAI जो इंटरनेशनल कंपटीशन होते हैं वहाँ पर आगे वो लोग लड़ सके। ड्राफ्ट पॉलिसी का उद्देश्य है प्रमोट करना डोमेस्टिक डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयर स्पोर्ट इक्विपमेंट अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान, वेव इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन इक्विपमेंट फॉर ए फ्यू ईयर्स, एज वेल एज रिक्वेस्ट द GST काउंसिल टू कंसिडर रेशनलाइजिंग द GST रेट ऑन एयर स्पोर्ट इक्विपमेंट टू 5% या फिर कम। खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। इसके बाद एक न्यूज़ आई है काजीरंगा नेशनल पार्क से रिलेटेड, तो इसके कुछ हम फैक्ट देख लेते हैं। वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ दैट इट इज़ इनहेबिटेड बाय 2 ऑफ द लार्जेस्ट स्नैक्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। विश्व के जो 2 बड़े बड़े स्नैक्स हैं ना वो यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक। द रेटिकुलेटेड पाइथन एंड रॉक पाइथन एज वेल एज द लॉन्गेस्ट वेनिमस स्नैक्स इन द वर्ल्ड, किंग कोबरा भी यहाँ पर पाया जाता है। काजीरंगा इज़ वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस इन द वर्ल्ड बिसाइड्स अफ्रीका, ठीक है। यदि आप देखोगे मतलब कि अफ्रीका के अलावा काजीरंगा पूरे विश्व में स्थान रखता है विच इज़
होम टू मल्टीपल स्पीसीज ऑफ लार्ज कैट, यहाँ पर लार्ज कैट पाई जाती, सच एस लेपर्ड एंड रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है। दूसरा और अदर फैक्ट ये है कि काजीरंगा इज दैट इट इज होम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनोस, वाइल्ड एशियाटिक वाटर बफेलो एंड ईस्टर्न स्वैम्प डियर के रूप में ये फेमस है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट राइनो सेंसस द राइनो पॉपुलेशन इन काजीरंगा इज 2413 है, 2413। काजीरंगा नेशनल पार्क आल्सो बोस्ट द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर इन द वर्ल्ड। Although its name is associated with several legends, historians believe that it get its name from the Karbi word Kajir A Rang, which means the village of Kajir. Kajir is common name for the girl child, and it is widely believed that a woman by the same name ruled this area. मतलब कि इस एरिया में जिसका रूलिंग हुआ करता था। बताया जा रहा है, देखो, इट इज़ द ब्रिटिश हु शुड बी क्रेडिटेड विद द क्रिएशन ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन इसका जिम्मेदार है क्रिएट करने के लिए काजीरंगा को? इट वाज 1904 व्हेन मैरी कर्जन वाइफ ऑफ लॉर्ड कर्जन persuaded him to take immediate and effective step to protect the rhinos in the region। उनकी वाइफ ने कहा था, इसी के चलते चलते इस रीजन को प्रोटेक्ट करने की बात सामने आई थी। एंड दैट इज हाउ द काजीरंगा नेशनल पार्क केम इनटू बीइंग ऑन 1 जून 1905। आगे यहाँ पर घास के बारे में बताया जाता है। अफ्रीकन ग्रासलैंड जैसे ही यहाँ पर ये फेमस रहा है। द कॉमन टाल ग्रासेस आर सुगर केन्स, स्पीयर ग्रास, एलिफेंट ग्रास एंड कॉमन रीड। ये सारी घासें यहाँ पर पाई जाती हैं। एक और अमेजिंग फैक्ट है अबाउट काजीरंगा इज दैट इट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया बाई बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एंड इज होम टू ए वेराइटी ऑफ माइग्रेटरी बर्ड।